बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़र्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, काइनेज़ोलॉजी, काइनेमैटिक्स, काइनेटिक्स, बायोमैकेनिक्स, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लें। और जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है व्हाट प्रॉब्लम्स आर स्टडीड बाय बायोमैकेनिस्ट। तो किस किस्म की प्रॉब्लम्स, हमने ये तो पढ़ लिया कि बायोमैकेनिक्स है क्या, और वो आई होप सो कि आप सबके माइंड में है कि बायोमैकेनिक्स क्या है। बायोमैकेनिक्स में हम फोर्सेस के एक्शन को स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी पे। बॉडी की मूवमेंट्स का मैकेनिज्म क्या है, हम बायोमैकेनिक्स में ये स्टडी करते हैं। तो अब मूवमेंट्स भी, उस जो हम प्रॉब्लम स्टडी करेंगे वो प्रॉब्लम्स भी इस डेफिनेशन के रेलिवेंट ही होंगी। तो मैंने अब आप लोगों की आसानी के लिए क्या किया है कि मैंने बुक में से वो चीज़ें मार्क कर दी हैं जो मैं पढ़ाती रहूँगी, क्योंकि जो मैंने बताया था जो कंसर्न नहीं है, जो लेस रेलिवेंट है वो हम नहीं कवर करेंगे। जो एग्ज़ाम के लिहाज से या आपके क्लिनिकल के लिहाज से आपको पता होना ज़रूरी है, हम वो चीज़ें कवर करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर वैसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ही हैं, इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब फर्स्ट इशू जो हम बायोमैकेनिक्स में मेनली स्टडी करते हैं, मेंटेनिंग सफिशिएंट बोन मिनरल डेंसिटी इज़ अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू है अर्थ पे। अब आप लोग कहेंगे बोन मिनरल डेंसिटी क्या है? बोन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी मिनरल्स। मिनरलाइजेशन होती है तो बोन बनती है, और उन मिनरल्स में कैल्शियम, फॉस्फेट, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर उन मिनरल्स की क्वांटिटी एक नॉर्मल लेवल से कम होगी तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो मिनरल्स का नॉर्मल लेवल है वो मेंटेन रहे, और उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी डाइट भी ज़रूरी है। कुछ एज का भी फैक्टर आ जाता है, हार्मोनल फैक्टर भी आ जाते हैं, और एक्सरसाइज का भी बहुत इम्पैक्ट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलके अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपकी बोन के अंदर मिनरल्स का लेवल जो है वो बिलो द नॉर्मल फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन रिजल्ट करेगी जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, ऑस्टियो इंडिकेट्स बोन। द वर्ड ऑस्टियो इंडिकेट्स बोन। ऑस्टियो का मतलब है बोन, और पोरोसिस, पोरोसिस कहते हैं किसी चीज़ का पोरस हो जाना, उसमें स्पेसिस क्रिएट हो जाना, पोर्स क्रिएट हो जाना। तो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स अ कंडीशन इन विच पोर्स और स्पेसिस आर इंक्रीज्ड इन बोन्स। ठीक है, तो अब osteoporosis is a condition in which bone mineral mass and strength are so severely compromised that daily activities can cause bone pain and fracturing. तो osteoporosis ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बोन के जो मिनरल्स हैं वो कम हो जाएंगे, उनका मास कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। और इतना इफेक्ट पड़ेगा कि अगर आप डेली एक्टिविटीज़ की जो मूवमेंट है वो भी करेंगे ना, अगर आप वॉक कर रहे हैं या आप कुछ चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बोन पेन होगी और फ्रैक्चर्स रिजल्ट करेंगे। बोन्स इतनी वीक हो जाएंगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब ये जो कंडीशन है ये मोस्टली एल्डर पीपल में पाई जाती हैं, और इनका ज़्यादा जो प्रेवलेंस है वो वुमेन में है। अप्रॉक्सीमेटली 40% जो वुमेन है 50 की एज जो क्रॉस कर चुकी हैं उनमें उनके बाद 40% चांसेस हैं कि कोई फीमेल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर हो जाए, और 60 की एज के बाद 90% फ्रैक्चर जो हैं मेल और फीमेल दोनों में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही होते हैं। फ्रैक्चर साइट ये हम लोग आगे चैप्टर 4 में डिटेल में ऑस्टियोपोरोसिस कवर करेंगे। इसकी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट्स जो हैं वो वर्टिब्राज हैं, मतलब कि स्पाइन है, आपकी रिस्ट है और हिप है। तो ये तीन मेन साइट्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के फ्रैक्चर्स के लिए। जो यहाँ पे इन्होंने मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट मेंशन की है वो वर्टिब्रा है। और अगर किसी बंदे में एक ऑस्टियोपोरोसिस का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके अंदर फ्यूचर वर्टिब्रल और हिप फ्रैक्चर्स का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी बंदे में एक ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो गया है तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में उसके बॉडी में वर्टिब्रल और हिप फ्रैक्चर्स ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड हो सकते हैं। ये टॉपिक आगे हम चैप्टर 4 में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होगी जो कि मैंने बता दिया है आप लोगों को, और हम इसकी ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे कि चैप्टर 4 में इंशाल्लाह। इस लेक्चर को लेंथी होने से बचाने के लिए मैं यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की डिटेल नहीं डिलीवर करी, लेकिन मैंने फिर भी बहुत डेप्थ में बता दिया है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या कंडीशन है। ऑस्टियोपोरोसिस, आई रिपीट, ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी बोन्स के अंदर मिनरल कंटेंट जो है वो बिलो द नॉर्मल फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से बोन्स सॉफ्ट और पोरस हो जाती हैं, और इतनी सॉफ्ट और पोरस हो जाती है कि डेली एक्टिविटीज से भी बोन पेन और बोन फ्रैक्चर्स रिजल्ट कर सकते हैं। ये कंडीशन जो है वो एल्डरली पीपल में ज़्यादा पाई जाती है, और एल्डरली पीपल में भी इसका ज़्यादा जो ऑनसेट है, जो प्रेवलेंस है, जो वो वुमेन के अंदर है।
40% फ्रैक्चर्स ऑस्टियोप्रोसिस रिलेटेड जो हैं वो 50 की एज के बाद फीमेल्स में हो जाते हैं, और 60 की एज के बाद 90% फ्रैक्चर्स मेन और वुमेन में ऑस्टियोप्रोसिस रिलेटेड होते हैं। और मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स आर हिप, स्पाइन एंड रिस्ट। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो वर्टेब्रा है, और एक फ्रैक्चर अगर किसी बंदे में हो जाए ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से तो उसके अंदर फ्यूचर के चांसेस बढ़ जाते हैं मजीद फ्रैक्चर्स के ऑस्टियोप्रोसिस रिलेटेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम स्टडी करेंगे बायोमैकेनिक्स में जो स्टडी करते हैं वो है मोबिलिटी इम्पेयरमेंट। मोबिलिटी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मोबिलिटी इज मूवमेंट, और इम्पेयरमेंट खराबी, तो मूवमेंट की खराबी। अब मूवमेंट की एज एसोसिएट विद डिजीज एबिलिटी टू बैलेंस। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है बैलेंस की कमी का, बैलेंस के अंदर डेफिसिट का एक बहुत बड़ा फैक्टर एज है। एज के साथ साथ आप देखिए हम यंग एज में हैं, हम बैलेंस चीज़ें कर लें, लेकिन जो एल्डर पीपल हैं, जो ओल्ड एज में हैं, उनके अंदर बैलेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं और उनके अंदर गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ओल्डर एडल्ट्स स्वे भी ज़्यादा करते हैं और फॉल भी ज़्यादा करते हैं यंग एडल्ट्स के मुकाबले में। और इसके बहुत इनके क्या रीजंस हैं ये अभी फुली अंडरस्टूड नहीं है। तो फॉल से हिप फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है। एल्डरली पीपल में फॉल रिलेटेड हिप फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है, बहुत सीरियस हैं और कॉस्टली मेडिकल प्रॉब्लम है। और हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में फॉल्स की वजह से रिस्ट फ्रैक्चर्स, हेड इंजरीज, वर्टेब्रल फ्रैक्चर्स, स्पाइन फ्रैक्चर्स, लैसरेशंस, ओपन वुंड्स, ये कॉज फॉल्स की वजह से होते हैं। तो अब बायोमैकेनिकल रिसर्च टीम्स क्या कर रही हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं ऐसे बायोमैकेनिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से एल्डरली पीपल जो हैं वो इस काबिल हो जाएं, वो फॉलिंग के जो फिनोमेना है उसको अवॉइड कर सकें। और वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कवर कर रहे हैं कि अगर फॉल कोई बंदा करता है, कोई बंदा गिरता है, तो वो सेफली लैंड कैसे कर सकता है विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी। ऐसे फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं जो ड्यूरिंग फॉल हमारी बॉडी जो है वो सस्टेन कर सकती है। और इस चीज़ को भी स्टडी कर रहे हैं कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है इसका क्या रोल हो सकता है, या प्रोटेक्टिव जो फ्लोर्स हैं, कविंग्स हैं, उनका क्या रोल हो सकता है फॉल इंजरीज प्रिवेंट करने में। इसमें बहुत सारा जो वर्क हुआ है उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि जो अगर आप ट्रंक की मोशन को लिमिट कर लें, और अब आप लोग कहेंगे ट्रंक क्या है, तो लिम्स दोनों आपके शोल्डर्स और दोनों लेग्स को अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो बाकी, और हेड को भी अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो बाकी जो आपकी थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी है उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो अगर कोई बंदा अपनी ट्रंक की मोशन को लिमिट कर ले तो वो फॉल से बच सकता है। फॉल प्रिवेंशन में ट्रंक मोशन को लिमिट करना एक फैक्टर है। इस चीज़ पे स्टडी चल रही है कि अगर आप अपनी ट्रंक की मोशन को लिमिट कर लें तो कुछ एक्सरसाइजेज के थ्रू, कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग के थ्रू अगर आप ट्रंक की मोशन को लिमिट करना सीख जाएं तो आप फॉल प्रिवेंशन में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल इंडिकेट्स के देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ब्रेन, ब्रेन से प्रॉब्लम आई है। और पाल्सी हम कहते हैं मसल्स की वीकनेस को, मसल्स के अंदर इनएबिलिटी डेवलप हो गई है कि वो कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जब मसल्स कंट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो बोन्स मूव करती हैं। जब मसल्स ही कंट्रैक्ट नहीं करेंगे किसी वीकनेस की वजह से तो बोन्स मूव नहीं करेंगी, और जब बोन्स मूव नहीं करेंगी तो मूवमेंट नहीं होगी। तो सेरेब्रल मीन्स समथिंग इन द ब्रेन, ठीक है, और पाल्सी देयर इज अ वीकनेस इन द मसल्स। सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन है जो बच्चों में डेवलप करती है एट बर्थ, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि बाय बर्थ ही बच्चे में ये फॉल्ट होता है। ये कंडीशन है जिसके अंदर मसल टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होती है। अब मसल्स की दो कंडीशन होती हैं, स्पास्टिसिटी और फ्लैसिडिटी। स्पास्टिसिटी में मसल की टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, मसल हर वक्त कंट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। और एक होती है फ्लैसिडिटी, FLACCIDITY, आई रिपीट FLACCIDITY, फ्लैसिडिटी, जिसमें मसल टोन बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। ऐसे लिम लटके लिम्स आपको फील होंगे, लटके उसके शोल्डर्स, के हैंड्स, क्योंकि उसके मसल्स हैं वो फ्लैसिडिटी में चले गए हैं। अब देखा ये गया कि जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स, उनकी गेट हम कहते हैं वॉकिंग पैटर्न को, कोई बंदा कैसे चल रहा है उसको हम उसकी गेट कहते हैं, ठीक है। तो देखा ये गया कि जो सेरेब्रल पाल्सी, सीपी, इन शॉर्ट सेरेब्रल पाल्सी को हम सीपी भी कह सकते हैं, कि जो सीपी के इंडिविजुअल्स हैं उनकी गेट में देखा गया कि वो एक्सेसिवली नी को फ्लेक्स कर लेते हैं ड्यूरिंग स्टांस।
स्टांस गेट जो आपकी वॉकिंग साइकिल है, गेट साइकिल है, उसकी बहुत सारी फेजेस होती हैं। ये आप लोग जब नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे आप गेट साइकिल को डिटेल में टच करेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत काइनी में पढ़कर आए होंगे, तो आई होप सो एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट गेट के पता होंगे। अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, तो मैं आपको इंशाल्लाह होप सो आई विल क्लियर यू। गेट जो है उसके अंदर एक फेज होता है स्टांस। स्टांस वो फेज होता है गेट साइकिल का या वॉकिंग साइकिल का जिसके दौरान हमारा पैर जो है वो ज़मीन से टच किया होता है फुली, ठीक है। तो देखा यह गया कि सीपी जो पेशेंट्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्टांस फेज के अंदर की नी एक्सेसिव फ्लेक्शन में जा रही है। हालांकि स्टांस फेज में तो एक्सटेंशन में होनी चाहिए नी, ताकि पैर जो है वो मुकम्मल तौर पे ग्राउंड से कांटेक्ट कर सके। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी में चूंकि एक ब्रेन में प्रॉब्लम है और मसल्स जो है वो इंतहाई कंट्रैक्टेड स्टेट में चली गई हैं। मैं हम पढ़ के आए हैं कि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल टेंशन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है और स्पास्टिसिटी रिजल्ट करती है। और स्पास्टिसिटी मैंने बताया है कि मसल्स हर वक्त कंट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। तो अब स्टांस फेज गेट साइकिल की वो फेज है जिसके दौरान हमारा जो पाँव है वो ग्राउंड के साथ टोटल कांटेक्ट में होता है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में स्टांस फेज में जो पाँव है उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट मेंटेन होगा, लेकिन सीपी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर स्टांस फेज के दौरान पाँव जमीन के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा बल्कि ऊपर उठा हुआ होगा, क्योंकि नी जो है वो एक्सेसिव फ्लेक्शन में गई हुई है। और नी एक्सेसिव फ्लेक्शन में इसीलिए गई हुई है क्योंकि नी के जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो एक्सेसिवली कंट्रैक्टेड स्टेट में हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को उन्होंने ट्रीट किया। उन्होंने हैमस्ट्रिंग्स हमारे नी के फ्लेक्सर्स हैं, आप लोगों ने याद रखना है। हैमस्ट्रिंग्स में 3 मसल्स आते हैं और वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हैमस्ट्रिंग्स में 3 मसल्स आते हैं। और हैमस्ट्रिंग्स दे आर लोकेटेड एट द पोस्टीरियर ऑफ योर थाई। आपकी थाई की जो पोस्टीरियर एरिया है वहाँ पे ये मसल लोकेटेड है। 3 मसल्स हैं जिनको हम कंबाइन करके हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो हैमस्ट्रिंग्स क्या है, आपके नी के फ्लेक्सर्स हैं। अब ट्रीटमेंट उन्होंने क्या किया सीपी के बच्चों में कि उन्होंने हैमस्ट्रिंग की जो टेंडन्स हैं, और टेंडन्स आप लोग पता है टेंडन इज द स्ट्रक्चर दैट अटैचेस अ मसल टू अ बोन। लिगामेंट अटैच करता है बोन को बोन से, लेकिन टेंडन वो स्ट्रक्चर है जो मसल को बोन से अटैच करता है। तो हैमस्ट्रिंग टेंडन्स को उन्होंने लेंथन कर दिया क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग्स जो हैं वो शॉर्टन हो गए हुए हैं। एक्सेसिव कंट्रैक्टेड स्टेट में मसल हमेशा शॉर्टन होता है, एक्सटेंडेड स्टेट में मसल लेंथनड होता है। तो स्टांस फेज के अंदर सेरेब्रल पाल्सी के इंडिविजुअल्स में नी फ्लेक्शन इसीलिए आ रही थी क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं जो कि नी के फ्लेक्सर्स हैं वो एक्सेसिव कंट्रैक्शन में थे, एक्सेसिव शॉर्टनिंग पोजीशन में थे। तो उन्होंने क्या किया, उस टेंडेंस को लेंथन कर दिया सर्जिकल ट्रीटमेंट करके, ताकि नी जो है वो स्टांस में एक्सटेंशन में चली जाए बाकी सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह। लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या हुआ कि जब उन्होंने ये ट्रीटमेंट दिया, हैमस्ट्रिंग के टेंडेंस को उन्होंने लेंथन किया ताकि स्टांस फेज में नी एक्सटेंशन जो है उसको एनहांस किया जा सके, तो उससे क्या हुआ कि अब नी फ्लेक्शन जो है स्विंग फेज ऑफ गेट में कम हो गई। हालांकि स्विंग फेज में नी फ्लेक्शन हमें चाहिए, स्टांस फेज में हमें नी फ्लेक्शन नहीं चाहिए। तो हमने स्टांस फेज में नी फ्लेक्शन को ख़त्म करने के लिए अगर जब कोशिश की ट्रीटमेंट के थ्रू, तो उससे एक और मसला खड़ा हो गया कि स्विंग फेज के दौरान भी नी फ्लेक्शन खत्म हो गई। और स्विंग फेज गेट साइकिल की या वॉकिंग साइकिल की वो फेज है जिसके दौरान हम पैर ज़मीन से टच नहीं करते बल्कि हमारा पैर हवा में होता है और हम ज़मीन पे रखने वाले होते हैं। तो उस फेज के दौरान तो हमें पैर ऊपर हवा में चाहिए, ज़मीन से कांटेक्ट नहीं चाहिए। उस फेज के दौरान तो हमें नी फ्लेक्शन चाहिए, नी फ्लेक्शन होगी तो फिर ही हम पैर को हवा में उठा सकेंगे। लेकिन सीपी के इंडिविजुअल्स में जब उन्होंने ट्रीटमेंट की, हैमस्ट्रिंग के टेंडेंस को उन्होंने लेंथन किया ताकि स्टांस फेज के दौरान नी एक्सटेंशन जो है वो इम्प्रूव जा सके। तो स्विंग फेज के दौरान उन्होंने देखा कि स्विंग फेज के दौरान नी फ्लेक्शन जो है वो कम हो गई है। अब जब नी फ्लेक्शन स्विंग फेज के दौरान कम हुई तो फुट की ड्रैगिंग जो है वो रिजल्ट कर गई। अब हुआ क्या, हमने तो एक मसला ख़त्म करना चाहा, हमने तो चाहा कि स्टांस फेज के दौरान सेरेब्रल पाल्सी के इंडिविजुअल्स में नी फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, पैर ज़मीन से नहीं लग रहा, तो हमने नी फ्लेक्सर्स जो थे हैमस्ट्रिंग्स उनको लेंथन कर दिया ताकि नी एक्सटेंशन जो है वो उसको हासिल किया जा सके। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि स्टांस फेज के दौरान तो नी एक्सटेंशन मेंटेन हो गई, लेकिन स्विंग फेज के दौरान भी एक्सटेंशन ही रिजल्ट कर रही थी, हालांकि वहाँ पे हमें नी फ्लेक्शन चाहिए थी। अब जब स्विंग फेज के दौरान भी नी फ्लेक्शन ही हो रही थी और नी एक्सटेंशन हो रही थी, तो फुट जो था वो स्विंग फेज के दौरान ज़मीन से लगा था, ड्रैगिंग फुट हो गया था। हालांकि स्विंग फेज में हमें पैर ज़मीन से लगना चाहिए नहीं था। अब इसके बाद उन्होंने देखा कि पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ जो आ रहे थे
स्विंग फेज के साथ, स्विंग फेज के अंदर वो नी फ्लेक्शन उनकी खत्म हो गई थी। वो क्या करते थे कि वो रेक्टस फेमरस, और रेक्टस फेमरस आपकी एंटीरियर थाई में एक मसल है, क्वाड्रिसेप्स का मसल है, और ये हिप फ्लेक्सर भी है, और ये नी का एक्सटेंसर भी है। तो उन्होंने क्या देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो हैमस्ट्रिंग्स के साथ रेक्टस फेमरस को भी कंट्रैक्ट करवाते थे स्विंग फेज के दौरान। तो ऑर्थोपेडिस्ट ने क्या किया, उन्होंने रेक्टस फेमरस को सर्जिकली अटैच कर दिया सार्टोरियस के साथ, और सार्टोरियस भी आपके एंटीरियर थाई का एक मसल है। तो इस तरह गेट नॉर्मलाइजेशन की उन्होंने चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी की। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई बात समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गेट साइकिल, स्विंग फेज, ट्रांस फेज अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मेरा एक सेपरेट लेक्चर आएगा सिर्फ गेट साइकिल पे, उस वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांस फेज क्या है, स्विंग फेज क्या है। अभी के लिए सिर्फ आपको ये पता होना जरूरी है कि स्टांस फेज गेट साइकिल की वो फेज है जिसके दौरान फुट का ग्राउंड से कांटेक्ट होना जरूरी है, और स्विंग गेट की साइकिल की वो फेज है जिसके दौरान पाँव का जमीन से उठा होना जरूरी है, जिस दौरान हम पैर को जमीन से उठाते हैं ताकि हम पैर आगे रख सकें, उस फेज को हम स्विंग फेज कहते हैं। ठीक है, तो स्टांस फेज के अंदर सेकंड पॉइंट के स्टांस फेज के अंदर नी एक्सटेंशन जरूरी है। ठीक है, और नी एक्सटेंशन जरूरी है, और स्विंग फेज के अंदर नी फ्लेक्शन जरूरी है। और नी फ्लेक्शन का मैंने यहाँ पे बता दिया कि हैमस्ट्रिंग्स आपके पोस्टीरियर थाई में पड़े हुए हैं, हैमस्ट्रिंग्स आपके नी फ्लेक्सर्स हैं, रेक्टस फेमरस आपका हिप का फ्लेक्सर है, और नी का एक्सटेंसर है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम दो तरह की पढ़नी है, ये हम अपने मेडिकल रेफरेंस लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स। ह्यूमन मूवमेंट जो है वो या तो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि नंबर्स आपको पता लगेंगे, आप मेजरमेंट्स आपको नंबर्स में मिलेगी। क्वालिटेटिव में मतलब ये है कि आपको सिर्फ मूवमेंट की क्वालिटी पता लगेगी और उसमें आप नंबर्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपने लॉन्ग जंप की परफॉर्मेंस देखी है तो देखने वाला या तो क्वालिटेटिवली कह देगा कि दैट वाज अ वेरी गुड जंप। अब यहाँ पे उसने नंबर्स इन्वॉल्व नहीं किए, यहाँ पे उसने सिर्फ जंप की क्वालिटी बताई है कि जंप बहुत अच्छी थी। लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो क्वांटिटेटिवली ये बताएगा कि जंप जो है दैट वाज 2.1 मीटर इन लेंथ। तो यहाँ पे उसने नंबर्स इन्वॉल्व करके जंप की क्वांटिटी बताई है कि जंप जो है वहाँ उसमें 2.1 मीटर्स लेंथ जो है वो इन्वॉल्व थी। तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम में नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, और क्वालिटेटिव प्रॉब्लम में नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, नॉन न्यूमेरिक होगी, और सिर्फ क्वालिटी की डिस्क्रिप्शन, इन वर्ड्स हम क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि क्वालिटेटिव का मतलब जनरल नहीं है। क्वालिटेटिव जो है वो जनरल भी हो सकती है कि दैट वाज अ वेरी गुड जंप, या क्वालिटेटिव जो है वो बहुत डिटेल्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा जो है वो एक स्ट्रीट में वॉक कर रहा है तो अगर आपने क्वालिटेटिवली स्टेट करना है, किसी के बारे में बताना है कि ये बंदा स्ट्रीट में वॉक कर रहा है, तो आप जनरली सिर्फ ये स्टेट कर देंगे कि द मैन इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। लेकिन उसी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को अगर आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द सेम मैन इज वॉकिंग वेरी स्लोली, appears to be leaning to the left and is bearing weight on his right leg for as short time as possible। तो ये जो दूसरी पहली डिस्क्रिप्शन हमने क्या दी कि बंदा स्ट्रीट में जा रहा है, तो वो जनरल थी, हमने जनरली बता दिया कि बंदा जो है वो स्ट्रीट में जा रहा है। लेकिन दूसरी डिस्क्रिप्शन क्या थी, वो डिटेल थी, उसमें हमने बताया कि बंदा बड़ी आहिस्ता से चल रहा है और उसने अपनी लेफ्ट बॉडी पे लेफ्ट और वो अपनी राइट लेग पे जो है वो बंदा वेट बेयर कर रहा है। तो ये क्वालिटेटिव की भी दो टाइप्स आगे से, जनरल और डिटेल्ड। अब जैसे ये नीचे एग्जांपल लिखी हुई है क्वालिटेटिव की, गुड ओवर ये वर्ड्स आएंगे, क्वांटिटेटिव में नंबर्स इन्वॉल्व हैं, 50 टर्न्स, 2 प्लेयर्स, $10। अब जब एक दफ़ा हमने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं बायोलॉजिकल मेथड में, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ह्यूमन मूवमेंट के एनालाइजिंग में डाटा कलेक्ट करना है। और डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं टीचर्स, थेरेपिस्ट या कोचेज, वो विजुअल डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है, ऑब्जर्वेशन डाटा। हम केयरफुली डाटा को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके मेंटली जहन में ही नोट्स बना लेते हैं, रिटन नोट्स बना लेते हैं। उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में आपने ये याद रखना कि जो प्रीडोमिनेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है किसी भी चीज़ को मेजर करने का, वो इंग्लिश सिस्टम है, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश सिस्टम मेजरमेंट के लिए नहीं चलता, वहाँ पे एसआई सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम चलता है।
और इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। और आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स क्लियर। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म का कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। समरी में ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स के बारे में हमने पढ़ा है कि बायोमैकेनिक्स में मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी एक्सरसाइज आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आपको आपके एग्जाम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस ये लास्ट पे कुछ डेफिनेशंस हैं, की टर्म्स। ये आपने हर चैप्टर के एंड पे जो की टर्म्स हैं इनको डिटेल में पढ़ना है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। फर्स्ट टर्म इज एंथ्रोपोमेट्रिक। मेट्रिक आप लोगों को पता है हम मेजरमेंट को कहते हैं, और एंथ्रोपोमेट्रिक जो एंथ्रो जो है वर्ड दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस। तो एंथ्रोपोमेट्रिक क्या है? रिलेटेड टू द डायमेंशंस एंड वेट्स ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। बॉडी सेगमेंट्स के वेट या उनकी लेंथ वगैरह के मेजर करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको हम एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं। सेकेंड टर्म है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स को तो हम बहुत डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो डू लिसन द फर्स्ट लेक्चर, द सेशन नंबर 1 रिलेटेड टू चैप्टर 1। ये तो हमारा सेकंड सेशन है बायोमैकेनिक्स का और जिसमें हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं। लेकिन आप फर्स्ट सेशन बायोमैकेनिक्स का ज़रूर अटेंड करें। और इल्म को पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक लेक्चर को बार बार सुने, क्योंकि जितनी दफ़ा आप सुनेंगे उतनी दफ़ा ही आपके माइंड में वो बात, आपने इतनी दफ़ा सुनना है कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। बस इतनी दफ़ा आपने सुनना है। अगर आपके दिमाग में एक दफ़ा बात बैठ जाती है लेक्चर सुन के तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं बैठती तो 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, 4 दफ़ा सुने। बस जितनी दफ़ा लेक्चर सुनने से आपके दिमाग में बात बैठती है उतनी दफ़ा आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करने हैं। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होते तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। तो बायोमैकेनिक्स के बारे में मैंने बड़ी डिटेल बताया था कि बायो मीन्स लाइफ और मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं। तो बायोमैकेनिक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS। कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल बोन्स होती हैं आपकी रिस्ट में, 8 बोन्स हैं, ठीक है। एनाटॉमी में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टनल बनाया हुआ उन्होंने वहां पे, फ्लेक्सर रेटिकुलम जो लिगामेंट है आपका उसके साथ मिलकर कार्पल बोन्स ने एक टनल बनाया हुआ है। उसके अंदर से गुजरती है आपकी मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है वो आपके ब्रेकियल प्लेक्सस की एक नर्व है। अगर मीडियन नर्व कार्पल टनल में कंप्रेस हो जाए, दबाव में आ जाए, स्क्वीज हो जाए, किसी भी ओवर यूज की वजह से, आप बहुत ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हैं, या बहुत ज़्यादा आपका किसी भी काम को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपके हैंड रिस्ट यूज़ होती है, तो वहाँ पे मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको आपकी रिस्ट और हैंड में टिंगलिंग के, नमनेस के, पेन के सिम्टम्स आएंगे। उस कंडीशन को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसको हम फिजिकल थेरेपी के थ्रू भी ट्रीट करते हैं, कुछ मेडिकेशन के थ्रू भी ट्रीट करते हैं, या स्प्लिंटिंग के थ्रू भी ट्रीट कर लेते हैं। डायनामिक्स हम पढ़कर आए कि मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं जो एक्सेलरेशन में होते हैं। इंग्लिश सिस्टम मैंने अभी बताया है आप लोगों के, यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा बाकी सब जगह वेट्स को मेजर करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है वो इंग्लिश सिस्टम है। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस कहते हैं कि आपने डिडक्शंस बनानी है, कंक्लूजन्स बनानी है अवेलेबल डाटा से, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से। काइनेमेटिक्स हम पढ़कर आ चुके हैं बहुत डिटेल में कि काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, इन विच वी स्टडी द अपीयरेंस ऑफ मोशन, के मूवमेंट की सीक्वेंसिंग क्या है, टाइमिंग क्या है। काइनेजियोलॉजी एक टोटली अलग सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन मूवमेंट को स्टडी करते हैं। काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। मैकेनिक्स आप लोगों को पता है फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम एक्शन ऑफ फोर्सेस स्टडी करते हैं। मीट्रिक सिस्टम मैंने बताया है आप लोगों को कि यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा हर जगह पर वेट्स को मेजर करने के लिए सिस्टम यूज करते हैं वो है मीट्रिक सिस्टम। क्वालिटेटिव में हम नॉन न्यूमेरिक सिर्फ अगर डिस्क्राइब करते हैं मूवमेंट की क्वालिटी को तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अगर हम नंबर्स को इन्वॉल्व करके मूवमेंट को डिस्क्राइब करें तो दैट इज क्वांटिटेटिव। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर स्पोर्ट्स एक्सरसाइज के क्लिनिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं। और स्टैटिक्स जो है वो भी मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं जो कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में हैं। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट और लेक्चर 2। और हम कोशिश ये करेंगे कि अब हम हर सेशन में एक चैप्टर या हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया करें। मैक्सिमम 2 सेशंस में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर तो वंस अगेन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और किसी भी किस्म की मज़ीद क्वेरी के लिए
आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।